तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आज डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, किस तरह से क्या क्या चीज़ हमें सिलेबस में कवर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो तो आपको पता ही है वैसे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़नी है। अब देखो बेसिकली जो है थियोटिकल और प्रैक्टिकल दो पार्ट हैं इसके अंदर भी डीबीएमएस में। जैसे आपकी प्रोग्रामिंग है C++, उसमें तो अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ोगे सारा तो वहीं से सब कवर हो जाता है। थियोटिकल कोई ऐसा ज़्यादा खास नहीं, उसी में क्वेश्चंस प्रोग्राम करते वक्त ही उसी में ही थोड़ा बहुत थियोटिकल होता है तो वहीं कवर हो जाता है। लेकिन इसमें दो सेपरेट चीज़ें हैं, एक थियोटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो डीबीएमएस में जो है प्रैक्टिकल वे में जैसे हम एसक्यूएल वगैरह पढ़ते हैं और थियोटिकल चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना, हम थियोटिकल चीज़ों पे चलेंगे। जब आपके पास देखो थियोटिकल अगर आपको पता होगा, उसका कॉन्सेप्ट पता होगा, तो प्रैक्टिकल को हम ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हैं। एसक्यूएल हम जैसे स्कूल कॉलेजों में आप देखते हैं, स्कूल कॉलेजों में थियोटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कराए जाते हैं आपको। लेकिन आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं जैसे, ठीक है, तो कोचिंग वाले क्या है, वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें करवाते हैं सब। ठीक है, जैसे कंप्यूटर सीखने, चाहे आप बेसिक कंप्यूटर में भी चले जाओ सीखने, तो वो MS ऑफिस करा देंगे आपको उस तरह से। ठीक है, जैसे हमने अभी जनरल कंप्यूटर वगैरह भी पढ़े थे तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें थी। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये, या कॉलेज वगैरह के होते हैं, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इनमें सब में क्या है, थियोटिकल चीज़ें भी आती हैं। थियोटिकल चीज़ें की इम्पोर्टेंस क्यों है, आप चाहे DSSB के एग्ज़ाम दे रहे हैं, KVS NVS कोई से भी दे रहे हैं, किसी के भी, यहाँ तक कि चाहे आप UGC नेट के दे रहे हैं, नाइलेट के दे रहे हैं, साइंटिस्ट लेवल के भी, उनमें भी जो है आप देखेंगे DBMS हो, डेटा स्ट्रक्चर हो, इन सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और DBMS डेटा स्ट्रक्चर तो थियोटिकल चीज़ें, प्रोग्रामिंग से कम क्वेश्चन आते हैं। आप UGC नेट का पेपर उठा कर देखो कोई सा भी, उसमें जो है प्रोग्रामिंग के 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बाकी सब थियोटिकल पार्ट के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको रिसर्च लेवल की चीज़ें करनी होती हैं तो वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट चेक होते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जैसे बेसिकली आप देखते हो कि कंपनी में एक डेटा साइंटिस्ट भी होता है, डेटा एनालिस्ट भी होता है, और जो है एक वो होते हैं प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट होते हैं। अब डेटा साइंटिस्ट की जॉब जो होती है या सिस्टम एनालिस्ट की जॉब जो होती है वो A ग्रेड की जॉब होती है। ठीक है, और प्रोग्रामर वाली B ग्रेड में आती है। ठीक है, ग्रेड होते हैं, इनके भी लेवल होते हैं, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पर उनका काम, जैसे आप SDLC के आपने मॉडल पढ़े हैं, SDLC मॉडल में भी बताया जाता है कि आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले, प्रोग्राम लिखने से पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि उसका एनालिसिस अच्छे तरीके से हो। ठीक है, जब तक आप एनालिसिस पे अच्छा टाइम नहीं लगाओगे, उसको सही तरह से नहीं करोगे, आप डिजाइनिंग अच्छी नहीं कर सकते उसकी, उसके बाद प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। तो मेन पूरा बैकबोन जो है, जो नींव होती है सॉफ्टवेयर की, वो सिस्टम एनालिस्ट पे डिपेंड करती है। एनालिसिस अगर आप प्रॉब्लम का सही तरह से नहीं कर पाओगे तो आगे भी नहीं सही तरह बना पाओगे। अब ऐसे ही आपको डायरेक्टली अगर मान लिया आप SQL शुरू कर दिया जाए, कोई प्रोजेक्ट आया आपके पास, उसमें कहा गया कि हमें ये मान लिया एक स्कूल का ही प्रोजेक्ट आपको बनाना है। स्कूल के प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है कि टीचर की और स्टूडेंट की डिटेल सेव करनी, कोर्स की डिटेल सेव करनी। तो आपने देखा नहीं और टेबल बनानी शुरू कर दी भाई, एक टेबल बनाई, उसमें स्टूडेंट भी, टीचर भी, कोर्स भी सब लगा दिए। तो वहाँ पर जो है बाद में जब वो काम करेगा, रियल टाइम पे आएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, आपके पास डेटा रिडंडेंसी वगैरह आ जाएंगी। तो पहले से ही हमें कैसे पता चले कि हमें कौन सी टेबल बनानी है, किस टेबल में क्या कॉलम रखने, कौन से प्राइमरी की बनेंगी, कितने कॉलम होंगे, ठीक है, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप होंगी, ये सारी चीज़ें जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे अच्छी तरीके से तब पता चलेंगी। और एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो, थियोटिकल चीज़ें पता हो। ठीक है, प्रैक्टिकल तो आपने क्वेरी लिखनी आ गई, क्वेरी लिखनी क्यों है और कौन सी लिखनी है, वो इम्पोर्टेंस है क्वेरी लिखने से ज़्यादा है।
ठीक है। तो उन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें थ्योरेटिकल चीज़ें भी पढ़नी होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसीलिए पूछा जाता है कि किस तरह से आप जो है थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, जैसे ये आप यूजीसी नेट के पेपर दे रहे हो या आप नाइलिट के पेपर देते हो, कोई से भी, उनमें भी थ्योरेटिकल चीज़ें और बाकी ये पेपर होते हैं इनमें भी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास DBMS, ठीक है। ये क्या होता है और हमें इसमें किस तरह से किस स्टेप्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग कि डेटाबेस क्या होता है, DBMS क्या होता है, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है, हमें कीज़ के बारे में पढ़ना। कीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ डिपेंडेंसी पढ़नी होंगी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल एंड अदर डिपेंडेंसीज, ठीक है। उसके बाद कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कीज़ के बाद हमें पढ़ना होगा ट्रांजैक्शन के बारे में, ट्रांजैक्शन किस तरह से काम करती हैं। फिर इसके बाद एक होता है इंडेक्सिंग, डेटाबेस मॉडल, ठीक है। ये रिलेशनल अलजेब्रा है एक इसमें, एंड रिलेशनल कैलकुलस, पहली स्लाइड है सर ये? हाँ जी फर्स्ट स्लाइड है। और इसके बाद जो है हमें पढ़ना है प्रैक्टिकल वे में। प्रैक्टिकल के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं वो SQL है, ठीक है। SQL के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो प्योर डेटाबेस के बारे में हो गया। इसके बाद जो है एक डेटा वेयर हाउस है। इस बार जो बिजनेस कंप्यूटिंग के, डेटा वेयर हाउसिंग के ये मिक्स क्वेश्चन आ रहे थे काफ़ी एग्ज़ाम में, तो वो हम सब डेटा वेयर हाउसिंग में भी वहाँ पे कंपेयर करेंगे कि किस तरह से इसके अंदर हमें पढ़ने होंगे, किस तरह से हमारे पास काम करेंगे, प्रोटोकॉल कैसे काम करेंगे, कंकरेंसी कंट्रोल वगैरह भी हम देखेंगे, वो तो सब ट्रांजैक्शन में भी देखेंगे। डेटा वेयर हाउसिंग में OLAP, OLTP वगैरह इन सारी चीज़ों को, डेटा वेयर हाउस, ठीक है, और डेटा माइनिंग जो है इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा और SQL वाला ये प्रैक्टिकल पार्ट है। इसको समझने से पहले हमें ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से आती हैं, रिलेशनल अलजेब्रा को छोड़ने चाहिए ऊपर की, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अगर आएंगी तभी आप प्रैक्टिकल वे भी, जो रियल लाइफ में देखो स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल वैसे आप कर रहे तो वो तो कैसे भी बना दो, बच्चों को सिखाना भगाने वाली चीज़ें तो कैसे भी कर दो, लेकिन जब इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेबसाइट करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ करके ही हमें पहले डिज़ाइन करना पड़ता है, डेटाबेस मॉडल बनाने पड़ते हैं, और मॉडल बना के फिर हम प्रैक्टिकल वे पे आते हैं काम करके उसको, ठीक है। ये हमारे पास फिर अलग तरीका है उसमें एनालिसिस करना, ये डेटा बनने के बाद का काम होता है इनमें, ठीक है। आपके पास डेटा रिकॉर्ड हो गया DBMS में, आपने क्वेरी लगा के सब इंसर्ट कर दिया, ये उसके बाद की चीज़ है। तो ये सब सिलेबस में हमें यहाँ पे पढ़ना है, इनके अंदर सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो सब पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लो पहले। चलो अब देखो, जैसे ये DBMS है, इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं पहले। इसमें हमारे पास कुछ टर्म यूज हो रही है, जैसे DB का मतलब है यहाँ पे डेटाबेस, और MS का मतलब है मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस फर्दर दो टर्म्स में डिवाइड है, एक डेटा और एक बेस, ठीक है। डेटा क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जो भी चीज़ हम इनपुट करते हैं वो सब डेटा होता है।
रियल लाइफ की बात करें तो जो भी रो फैक्ट्स होते हैं हमारे पास, वो सब रो फैक्ट्स डेटा कहलाते हैं, जिनको एज ए इनपुट यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ में। ठीक है, कहीं पे भी आप जो भी चीज़ एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हो वो सारी चीज़ें डेटा कहलाती हैं। डेटा जो है बेसिकली क्या होता है, इनपुट होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास रो फैक्ट्स हैं या इनपुट है। ठीक है, तो बेसिकली जब डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, आउटपुट मिलता है। इनपुट को प्रोसेस करने पे, जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो जॉन वॉन न्यूमन ने दिया, उन्होंने कंप्यूटर में 4 चीज़ें बताई थी। ठीक है, कि कंप्यूटर के अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास इनपुट होता है, उसके बाद जो है हमारे पास वो इनपुट प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस होने के बाद हम उसमें हमें ज़रूरत होती है स्टोरेज की, तो स्टोरेज मेमोरी का हम यूज़ करते हैं मतलब, और फिर हमारे पास आउटपुट होता है। इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। ठीक है, तो मतलब जब हम इनपुट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो इनपुट होने के बाद वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल उसमें तो ये लिख देते हैं हम। जॉन वॉन न्यूमन ने स्टोरेज की चीज़ें भी ऐड करी कि प्रोसेसिंग वाली चीज़ों को हम स्टोरेज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोसेस होकर आई या प्रोसेस हो रही है, आप डायरेक्टली सीपीयू को स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये इनपुट हो रहा है, ये इनपुट जो है ये ही हमारे पास डेटा है, और जो आउटपुट होता है इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। आउटपुट और इनपुट में ये डिफरेंस है। जो इनपुट है वो हमारे पास डेटा, जो हमारे पास आउटपुट होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है। ये आउटपुट या इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस डेटा भी बोलते हैं, यानी जो डेटा प्रोसेस होके आया। आपके पास एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव में कुछ कंटेंट या फाइल रखी है आपके पास, तो वो फाइल डेटा कहलाएगी। जैसे ही आप उस पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाओगे और वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखेंगी, तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी, आउटपुट होगी। ठीक है, तो जो प्रोसेस सीपीयू है, जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। ये हमारे पास रो फैक्ट होते हैं, और इनसे हम डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, यानी ये डायरेक्टली आप इनसे मीनिंग नहीं निकाल सकते, ये एक तरह से मीनिंगलेस होते हैं। आप पेन ड्राइव को देख के नहीं बता सकते, सीडी को देख के नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, जब तक आप उस पर बाहर ना लिखें, ठीक है, उसके ऊपर या तो लिख के बताओ, स्टिकर लगाओ आप, या आप कोई बताए आपको कि ये है, या आप सिस्टम में लगाओगे तब आपको पता चलेगा। ये मीनिंगफुल होता है। ऐसे ही जैसे मान लिया आपको जो है कोई सब्जी बनानी है, मान लिया आलू की सब्जी बनानी है, आप मार्केट से आलू ख़रीद के लाए, तो वो रो मटेरियल है आपके लिए। तो उस कच्चे आलू को डायरेक्ट जो मार्केट से ख़रीद के लाए आप ऐसे ही नहीं खा लोगे, आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको साफ़ करना पड़ेगा, कुकर पे रखना पड़ेगा, जब वो सब्ज़ी बन के आएगी तब आप उसको खा सकते हो, तब वो आपके लिए मीनिंगफुल होगा। नहीं तो वहाँ तक तो आपके लिए मीनिंगलेस, आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो डेटा है हमारे पास, वो हमारे पास एक तरह से रो फैक्ट होता है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे आप रजिस्टर ले रहे हो, पेन ले रहे हो, उस पर जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा, आप राइट ऑन कर रहे हो, नोट कर रहे हो। ठीक है, तो जो आपके पास रजिस्टर है, ठीक है, ये आपका रजिस्टर है या कॉपी है जिस पे आप ये नोट्स बना रहे हो। ठीक है, कंटेंट आपने लिखा, तो ये कंटेंट लिखा हुआ है आपका, तो ये जो कंटेंट है यही आपका क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। ठीक है, जो आप उस पर लिख रहे हो, और ये रजिस्टर जहाँ पर इस डेटा को लिख रहे हो, वो रजिस्टर जो है ये कहलाता है डेटाबेस। ठीक है, ये रजिस्टर क्या कहलाता है, डेटाबेस, यानी डेटा जहाँ पर स्टोर है। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में स्टोर है, हार्ड डिस्क में स्टोर है। ठीक है, तो किसी भी जगह जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ऐसी जगह, ऐसी फाइल, ठीक है, जिस फाइल में हमने वो डेटा रख रखा वो फाइल है,
या आपका रजिस्टर है, कॉपी है, वो क्या कहलाता है? आपका डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस हमारे पास एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। इसको नोट करो पहले यहाँ तक का, फिर आगे। तो देखो जो डेटाबेस है, तो डेटाबेस को हम लिखते हैं कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है। यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हमने इंटर रिलेटेड लिख दो आप, या हम लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली इंटर रिलेटेड या ऑर्गेनाइज्ड डेटा का क्या मतलब है? देखो जैसे मान लिया आप नोट्स बना रहे हो अपने रजिस्टर में, एक होता है रफ रजिस्टर, एक होता है फेयर। रफ में क्या होता है? सब मिक्स कर देते हो सारी चीज़ें, लेकिन वो रफ रजिस्टर आपके एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन के पर्पज़ में काम नहीं आएगा। रिवीजन करना आपको एग्ज़ाम टाइम पे जो है आपको फेयर रजिस्टर ही है काम आएगा, क्योंकि रफ में आप कहाँ ढूंढते पड़ेंगे, कहाँ टॉपिक क्या लिखा था, वो तो गायब रफ तो फेयर होना चाहिए आपके पास। फेयर में क्या होता है कि आप DBMS सब्जेक्ट का रजिस्टर होगा, उसमें DBMS ही होगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, उसमें डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कंटेंट लिखा होगा। ठीक है। तो इसीलिए डेटाबेस को भी कहा गया है कि भाई आप अगर डेटाबेस बना रहे किसी पर्टिकुलर कंपनी का, तो उसी कंपनी का डेटा होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आना चाहिए। आप किसी एक स्कूल का बना रहे तो उसी स्कूल का डेटा होना चाहिए उसमें। ठीक है, किसी दूसरे स्कूल का नहीं आना चाहिए। जैसे मान लिया आपके घर में किचन है, तो आप किचन में सामान रखते हैं, किचन में सामान में आपके पास डब्बे रखे हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं, उनमें आप हल्दी मिर्च मसाले वगैरह ये सब रखते हैं। मान लिया एक डब्बा जो है इसमें साल्ट आप रखते हैं, एक में शुगर रखते हैं, तो शुगर वाले डब्बे में शुगर ही होनी चाहिए, साल्ट वाले में साल्ट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल्ट वाले में ही आप शुगर भी डाल रहे। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे वो। तो सेम चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि इंटर रिलेटेड है। ठीक है, जो भी आप डेटा रख रहे हो डेटाबेस में वो इंटर रिलेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होगा, ऑर्गेनाइज वे में हमें रखना है। ठीक है, तो जो ये हमारे पास साल्ट है या शुगर है, ये हमारे पास डेटा है, और जो ये बॉक्स बने हुए ये बॉक्स क्या है? हमारे पास डेटाबेस है। जिन बॉक्सेस में हमने ये लिखा है ये बॉक्स जो है डेटाबेस, यहाँ पे बॉक्स हो गई। ठीक है, अब इन बॉक्सेस को कहाँ पे रखना, किस तरह से अरेंज करना, किस बॉक्स में क्या रखना, कैसे मैनेज करना, वो किचन में आप करते हो, आपकी मम्मी करती है, घर पे कोई करता है। तो जो आप कर रहे हो या आपकी मम्मी कर रही है वे क्या है? इसको मैनेज कर रहे हैं। आप अपने रजिस्टर में क्या कंटेंट कैसे लिखना आप उसको मैनेज कर रहे हो। तो जो इस डेटा को डेटाबेस को मैनेज करता है उसको बोलते हैं हम DBMS। ठीक है, DBMS जो है बेसिकली हमारे पास क्या होता है जो मैनेज कर रहा है डेटाबेस को। तो यहाँ पर हम जब सॉफ्टवेयर की बात करें कि सॉफ्टवेयर के उसमें बात करेंगे, तो सॉफ्टवेयर की टर्म में जो है बात होगी तो हम सॉफ्टवेयर होगा। DBMS क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, DBMS इज़ ए सॉफ्टवेयर to create and manage the database। ठीक है, मैनेज करने के लिए और क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास बात आती है कि कौन कौन से डेटाबेस हम यूज़ करते हैं। अब बहुत तरह के डेटाबेस होते हैं, फाइल सिस्टम टाइप के भी होते हैं, रिलेशनल भी होते हैं। हमें यहाँ पे नॉर्मली रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ना। रिलेशनल DBMS जो होगा उसमें डेटा जो है रो और कॉलम की फॉर्म में होगा। रिलेशनल DBMS देखो, वर्ड भी हमारे पास, वर्ड में भी तो हम डेटा रख रहे हैं, वर्ड भी डेटाबेस है, लेकिन वो फाइल के अकॉर्डिंग रख रहा है, उसमें रिलेशनल नहीं है, रो और कॉलम के बेस में नहीं। एक्सेल में रखते हैं आप रो और कॉलम के बेस में, एक्सेस में रखते हैं, MySQL में रखते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को जो है रो
और कॉलम की फॉर्म में हम मैनेज करते हैं। तो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस हैं, उनके नाम बताओ। आप 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से बताओ कौन सा नहीं है या कौन सा है। ठीक है, तो कुछ रिलेशनल डेटाबेस हैं। सबसे कॉमन तो हम यूज़ करते हैं बेसिक लेवल पे MS एक्सेस ही हो गया। ठीक है, जो आपको उन्हें पढ़ा है MS ऑफिस के अंदर होता है। ठीक है, एक हमारे पास MySQL है, हम प्रैक्टिकल जो है MySQL के थ्रू करेंगे। एक आपके पास SQL सर्वर होता है। ठीक है, SQL लैंग्वेज होती है, लेकिन MySQL SQL सर्वर ये जो है हमारे पास DBMS है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है SQL सर्वर। एक हमारे पास ओरेकल का होता है, ओरेकल डेटाबेस। आपके पास इसी तरह से SQL लाइट नाम से भी आता है, SQL लाइट, उसमें SQLite बोल देते हैं, बस SQLite ऐसे हो जाता है। ठीक है, IBM का है एक, IBM का आता है DB2 के नाम से, IBM DB2। इसी तरह से एक होता है पोस्टग्रे SQL, पोस्टग्रे। एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें यही ऑप्शन थे, एक पोस्टग्रे का ऑप्शन दिया हुआ था, एक इनग्रेस का ऑप्शन दिया हुआ था, इनग्रेस। ठीक है, तो बच्चे जो हैं बेसिकली ये SQL, MySQL, SQL सर्वर, इनके नाम तो याद रहते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में जो है पोस्टग्रे, इनग्रेस, DB2 और एक अलग नाम था जो नहीं था, वो उसमें वीडियो एडिटर का नाम दिया हुआ था। तो उनमें से आपको छांटने थे कि कौन सा नहीं है इस तरह का। ठीक है, तो ये हमारे पास है। एक आप जो अमेजन है, अमेजन ने भी अपना डेटाबेस बनाया हुआ है, अमेजन का ओरारो के नाम से आता है। EC2 भी आजकल अमेजन में हम यूज़ करते हैं, अमेजन का एक AURORA औरोरा के नाम से आता है। ठीक है, और एक मारियो DB आता है। ठीक है, और SAP के भी हैं कितने सारे। तो एक मारिया DB, MARIA, मारिया एक मोरियो, वो गेम होता है ना मारिया वगैरह, ऐसे तो ऐसे उनका ही है जिन्होंने गेम बनाया। तो मारिया DB, पैन नहीं चलेगा, स्क्रीन फुल हो गई, अगले पे लिखेंगे बाकी इसको नोट कर लो। उसका आते हैं जैसे SAP है, SAP के भी कुछ है। एक SAP का आता है हमारे पास हाना के नाम से, HANA, SAP हाना। SAP का एक IQ के नाम से, SAP IQ, ये रिलेशनल डेटाबेस है। एक अपाचे है, अपाचे का जावा में भी यूज़ करते हैं, अपाचे टॉमकैट, वो वेब सर्वर है। और एक डेटाबेस के लिए हम यूज़ करते हैं अपाचे का डरबी। ठीक है, आपको ये उसमें भी मिल जाएगा जब हम अपाचे टॉमकैट यूज़ करते हैं, उसके साथ एप्लीकेशन बनाते हैं नेटबीन वगैरह में, तो डरबी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक आपके पास आता है कॉकरोच टाइप का, उसका आइकन होता है कॉकरोच DB के नाम से, कॉकरोच DB। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हमारे पास कुछ डेटाबेस हैं जो रिलेशनल टाइप के हैं, हम यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर यूज़ करने में ओरेकल वगैरह होते हैं। ठीक है, बाकी जो अलग अलग है कुछ कंपनियां यूज़ करती हैं, नहीं तो ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले हैं। ठीक है, IBM वाले वो अपना यूज़ करेंगे, कंपनियों ने अपनी अलग अलग भी बनाए हुए हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो है MongoDB होता है। ठीक है, आप हडूप नाम सुना होगा, MongoDB होगा, लेकिन वो नॉन रिलेशनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कोर्स वे आ जाते हैं, एक आपके पास SQL होती है, TSQL होती है, नॉन SQL होती है, रिलेशनल, नॉन रिलेशनल होते हैं। इनके बारे में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। तो कॉमन क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से भी कि रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पूछ रहे, तो वहाँ पे आपको अगर MongoDB, हडूप ऐसे नाम मिल गए तो वो रिलेशनल नहीं होंगे। ठीक है,
तो वो नॉन रिलेशनल है। तो ये MongoDB जो है MonGO MongoDB ये नॉन रिलेशनल है। ऐसे ही नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं उनको NoSQL, एक NoSQL होता है। NoSQL जो है बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस नहीं होते, ये नॉन रिलेशनल है। और ये जो है बेसिकली ज़्यादा चीपर होते हैं, नॉर्मल उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। तो MongoDB, Hadoop, बिग डेटा हडूप जो हम यूज़ करते हैं उसमें ये सारे के सारे जो है नॉन रिलेशनल होते हैं। अब देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास हो गया कि आपने डेटाबेस रिलेशनल कौन से होते हैं। इनमें जब डेटाबेस बनते हैं तो डेटाबेस बनाने के बाद हमें टेबल बनाई जाती है। सबसे पहले तो DBMS हमारे पास यूज होगा। DBMS हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होगा। इस DBMS के अंदर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस के अंदर बेसिकली हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट में हमारे पास आता है, जैसे आपको टेबल बनानी है, व्यू बनाना है, इंडेक्स बनाना है, ठीक है, रिपोर्ट बनानी है, कोई फॉर्म बनाना है, एटसेट्रा। ये सब डेटाबेस ऑब्जेक्ट होती है। अब जैसे टेबल बनानी, तो टेबल जो है ये रोज़ से मिलके बनी होती है। इन रोज़ को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, रोज़ को रिकॉर्ड भी बोलते हैं। टेबल को RDBMS में रिलेशन भी बोलते हैं। तो टेबल बोल दो या रिलेशन बोल दो, ऐसे ही रो बोल दो या रिकॉर्ड बोल दो, या इसको टपल भी बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस में। ऐसे ही रो जो है ये फिर कॉलम से होती है, और कॉलम को हम फील्ड या एट्रीब्यूट बोलते हैं। बेसिकली हडूप है। हडूप जो है हमारे पास, आपको एक वो पढ़ाया था ना, वो शेयर पॉइंट के बारे में बताया था पहले। तो जैसे शेयर पॉइंट हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही हडूप यूज़ करते हैं। हडूप हमारे पास एक फाइल सिस्टम होता है, उसके अंदर ही डेटाबेस यूज होता है हमारा हाइव नाम का, ठीक है। हडूप के अंदर हाइव नाम का ये डेटाबेस होता है उसके अंदर, ठीक है। हडूप जो है हमारे पास, ये हडूप अपने आप में कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर हम डेटाबेस यूज़ करते हैं, फाइल को मैनेज करते हैं। तो ये फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो अपने आप में ये कोई डेटाबेस नहीं है। जैसे जब हम डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर टेबल बनाएंगे, तो हमें कीज़ वगैरह बनानी पड़ेंगी, ठीक है, कौन कौन सी कॉलम रखनी है, ठीक है, टेबल कौन कौन सी बनानी है, उनमें क्या क्या की रखनी है। तो की हमें कैसे पता चलेंगी, या हमारे पास टेबल कैसे पता चलेगी हमारे पास क्या है। सबसे मेन ये आएगा हमारे पास, जैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस में हमारे पास डेटा तो आ गया, लेकिन वो डेटा टेबल में कितनी बनाना है, ठीक है। तो हमें टेबल के बारे में पता करना कि नंबर ऑफ़ टेबल्स कितनी होंगी हमारे पास, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ टेबल्स के बाद हमें पता करना पड़ेगा उस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल। जब एट्रीब्यूट का पता चलेगा तो फिर उन एट्रीब्यूट में क्या कंडीशन होंगी, कीज़ क्या होंगी, कीज़, ठीक है, रूल्स, कंस्टेंट्स, ठीक है, ऑन एट्रीब्यूट वो क्या होंगे, वो सब हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, टेबल बनाने के लिए हमें इस रिवर्स ऑर्डर में काम करना पड़ेगा। तो इनके लिए हमें ये कैसे पता चलेंगी, कौन सी की हैं, क्या है, तो ये हमें डिपेंडेंसीज से पता चलेंगी कि किस एट्रीब्यूट की किस चीज़ पे, डेटा के अंदर जो एट्रीब्यूट है उनकी आपस में क्या डिपेंडेंसी, क्या रिलेशनशिप है। तो वो डिपेंडेंसी, वो रिलेशनशिप जब हमें पता चलेगी तो हम की बना सकते हैं उससे के अकॉर्डिंग। एट्रीब्यूट देखेंगे, एट्रीब्यूट से की बनेंगी हमारे पास, एट्रीब्यूट पता चलेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास टेबल हमारे पास हो जाएगी। तो हमें जो है इस तरह से शुरू करना। सबसे पहले जब हम डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे,
उससे फिर हम की निकालेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो हमें टेबल के एट्रीब्यूट्स पता चलते रहेंगे कि क्या है, कि सही बना रहे हम एट्रीब्यूट या गलत बना रहे, किस तरह से हमें उनको मैनेज करना है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी में सबसे बेसिक डिपेंडेंसी जहाँ से स्टार्टिंग होगी वो हमारे पास होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, ये बेस है हमारे पास। आने वाली 2-3 क्लास में हमारा 2 क्लास में तो कम से कम ये चलेगा ही वहाँ पे, मतलब आपको डिपेंडेंसी की नॉर्मलाइजेशन तक फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में, इनके बारे में पढ़ना है। सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगी सारी क्लासेस, ये नॉर्मलाइजेशन तक जितना भी चीज़ें होंगे सब इसी पे डिपेंड है। तो एक चीज़ को हमें अच्छे से समझना तो हमारे पास बाकी चीज़ें भी इजीली होती चली जाएंगी। तो देखो डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, किस तरह से होती है। नाम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शनल डिपेंडेंसी। सर एक बार बैक कर दो। हो गया सर। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज में क्या है कि बेसिकली हमारे पास जो टेबल होगी, टेबल के बीच में जो एट्रीब्यूट हैं, टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट हैं उनके बीच की रिलेशनशिप हमें देखनी, क्या रिलेशनशिप होगी। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप कैसे निकलेगी, तो देखो जैसे मान लिया हमारे पास कोई टेबल है या रिलेशन है, उसमें 2 एट्रीब्यूट हैं, एक x और एक y नाम से 2 एट्रीब्यूट दिए। अब इन एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ भी लिखी हुई है। मान लिया इसके अंदर लिखा हुआ है ABCD, इसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि ए की क्या वैल्यू है, क्लास में मान लिया यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी से भी आपसे पूछा जाए तो सब बच्चे क्या बताएंगे, ए की वैल्यू 1 ही बताएंगे। सभी बच्चे बी की वैल्यू 2 बताएंगे, सी की 3 बताएंगे, डी की 4 बताएंगे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कोई अलग वैल्यू बताएगा, सब सेम ही वैल्यू बताएंगे। भाई एक बच्चे ने अगर बी की वैल्यू 2 बताई तो सब 2 ही बताएंगे, क्योंकि 2 ही है, यहाँ पे कुछ और है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर हर एक क्वेश्चन का हमेशा सेम ही आंसर मिले। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू है, मतलब ये एट्रीब्यूट है, इसकी एक वैल्यू दी हुई है, इस टपल की वैल्यू हमेशा यही मिल रही है। तो ऐसे उसमें क्या है, जहाँ पर केवल यूनिक वैल्यू मिले, कोई भी एक से ज़्यादा वैल्यू कहीं नहीं आएंगी, कहीं पे कोई भी एम्बिग्विटी नहीं आ रही है, तो ऐसे जो एट्रीब्यूट होते हैं वे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको एक दूसरे पे फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कौन से पे, जिस एट्रीब्यूट से हम जिस एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ए से निकाल सकते हैं 1, बी से निकाल सकते हैं 2, सी से निकालेंगे 3, डी से निकालेंगे 4। तो हम कहेंगे कि x फंक्शनल डिपेंडेंट y, x टू y फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इस तरह से यहाँ पर ये जो है डिपेंडेंट है और ये डिटर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, मान लिया ये रिलेशन हमारे पास R1 है और एक ये रिलेशन R2 है, इसमें भी हमारे पास x और y दिए हुए हैं, इसके अंदर A B A C, ठीक है, ये लिखा हुआ, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पर ये है। अब देखो यहाँ पर मैं अगर एक बच्चे से पूछूं कि A की वैल्यू बताओ, तो कोई बच्चा जो है हमें 1 बताएगा और कोई बच्चा जो है 3 भी बता सकता है, क्योंकि A की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 भी है 3 भी है। तो आप यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकते क्या वैल्यू। अगर आपके पास किसी भी रिलेशन के अंदर, जैसे ये दे रखे, मान लिया ये 2 एट्रीब्यूट हैं, अगर इन 2 एट्रीब्यूट में जब हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, किसी भी एक भी टपल की, टपल बोलते हैं ना रिकॉर्ड, ठीक है, एक भी टपल की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है,
ठीक है, तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो फंक्शनली डिपेंडेंट होने के लिए क्या है कि हमें यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ किसी भी चीज़ को। अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे। x से हम y की यूनिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन y से यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, y से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे y में ये हमेशा 1 की वैल्यू a ही आएगी, सब a ही बताएंगे, 2 की वैल्यू b बताएंगे, 3 की वैल्यू सब a ही बताएंगे, 4 की c ही बताएंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास हो जाएगा। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे हम लिखते हैं x टू y, कि हम x की किसी भी टपल से, x के किसी भी टपल से y के टपल जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यूनिक वैल्यू देंगे, x की किसी भी वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू हमें मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हमें इस तरह से नहीं मिलेगी, तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं हुआ। ठीक है, x से y का, y जो है फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन y से x जो है वो है। ठीक है, यहाँ पर जो है y से x भी है, x से y भी है, तो दोनों ये हैं। जब हमें यूनिक वैल्यू मिल रही है तो वहाँ पे होंगे, जहाँ पे नहीं मिलेगी वहाँ पे नहीं होंगे। इसको नोट करो पहले, फिर इसके बारे में लिखवाते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब भी अगर किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू आपसे दी जाए, किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू मांगी जाए, तो रिज़ल्ट हमेशा यूनिक आना चाहिए, सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने इसी में एक z बना दिया और वहाँ पे लिख दिया 1 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 3, तो अब हम लिखने लगे कि x z जो है ये लिखा, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंट होगा या नहीं। तो देखो, एक ही वैल्यू सभी बच्चे 1 बताएंगे, चाहे वो इस वाली लाइन से देख के बताएं, चाहे इस वाली लाइन से देख के बताएं। जो जिसकी नज़र इस लाइन पर पड़ रही उसका रिजल्ट भी 1 ही आना, जिसकी नज़र इस लाइन पर पड़ रही वो भी 1 ही बताएगा। और b और c तो सब अलग अलग है ही है, तो ये तो सभी 2 बताएंगे b की वैल्यू, और c की 3 बताएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक ही वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, लेकिन तब भी रिज़ल्ट हमारे पास हमेशा सेम ही आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी फंक्शनल डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो अगर एट्रीब्यूट यूनिक है तो फिर तो यूनिक रिजल्ट मिल रहा, कैसा मिल रहा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जब डुप्लीकेट हो जाते हैं तब प्रॉब्लम आती है, यूनिक होने पे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, डुप्लीकेट होने पे प्रॉब्लम आती है। तो डुप्लीकेट में कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर ये डुप्लीकेट तो इनको भी डुप्लीकेट कर दो। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो फंक्शनल डिपेंडेंस रहेंगे वे। ठीक है, नोट करो इसको। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है R, उसमें x और y हमारे पास ये 2 एट्रीब्यूट है, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे R का मतलब है रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन का नाम है, और x और y जो हैं ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। x और y ये एट्रीब्यूट है ऑफ R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोमा लगा के बीच में, तो दोनों तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी किस तरह से होगी, क्या होगी। अगर हमारे पास एक टेबल है, एक रिलेशन है R, और उसमें x और y जो 2 एट्रीब्यूट हैं, तो x टू y फंक्शनल डिपेंडेंसी कब होगी, इफ़, ठीक है, x टू y इज़ ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ़ जो है, अगर x का कोई टपल, मान लिया एक टपल है उसका t1 ऑफ x, वो इक्वल टू है t2 ऑफ x के।
x के ही मतलब दो टपल बराबर होंगे, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। अगर मान लिया एक टपल x का किसी दूसरे टपल से बराबर है, x का ही होना चाहिए, वो y की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग देन जो y का t1 वाला टपल है, ठीक है, वही जो है y के 2 वाले टपल के बराबर होना चाहिए उसी तरह से। मतलब कहने का यहाँ ये है कि ये x है और एक ये y है। अगर इसके दो टपल जो हैं बराबर हैं, जैसे ये वाला टपल t1 मान लिया, ये वाला t2 है, ये वाला t3 है, ठीक है, ये t4 है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि t1 ऑफ x क्या है, हमारे पास a है, और t3 ऑफ x जो है ये भी a है। तो इसका मतलब क्या है कि t1 ऑफ x बराबर है हमारे पास t3 ऑफ x के, ठीक है। तो ये बराबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये वाली वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब t1 ऑफ y जो है, t1 टपल है, टपल मतलब पूरी रो होगी, ठीक है। ऐसे ही ये t2 t3 जो होगी ये भी पूरी रो की बात होती है, टपल मतलब पूरी रो होती है, ठीक है। तो ये y वाले की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास हो जाएगा y, यानी t1 ऑफ y किसके इक्वल होना चाहिए, t3 ऑफ y के इक्वल होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे चाहे 4 लिखा हो, यहाँ पे चाहे 10 लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर t1 x का और t2 x का बराबर है तो y का भी t1 और t2 बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह से हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। इसमें जो है हमारे पास x जो है, जो x है इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेट, ठीक है, ये डिटरमाइन कर रहा वैल्यू, और y जो है वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है, ये डिपेंडेंट कहलाता है। नोट कर लो इसको। जो भी हमारे पास डिपेंडेंसी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो सब अपोजिट डायरेक्शन में हमें काम करने हैं, समझने हैं सारी चीज़ें। जो भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काम करना उनके। जैसे हमें कोई नॉर्मल फॉर्म निकालनी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपकी ये वाली डिपेंडेंसी चेक करते हैं, तो वो जो भी चेक करेंगे चीज़ें वो नो की फॉर्म में करेंगे कि वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव वे में लेके काम करना है यहाँ पे। सर यहाँ पे जो एग्जांपल आपने लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंग x फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन y और y फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x, ऐसे बोलेंगे? हाँ बेटा, अभी हमने इस क्वेश्चन में केवल ये लिखा कि x y पे डिपेंडेंट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि y भी x पे हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। y x भी हो, क्या पता यहाँ पे भी 4 लिख दूँ अगर मैं 10 की जगह, तो 4 पे b भी मिल रहा, 4 पे c भी मिल रहा, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे b पे 4 मिल रहा, c पे 4 मिल रहा, a पे 1 मिल रहा, तो ये तो है, इनका तो हमेशा सेम ही आंसर आ रहा। लेकिन y से नहीं मिल रहा x पे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि x टू y है तो y टू x भी होगा, ठीक है। तो जैसे अब हमारे पास आगे हमें समझनी फंक्शनल डिपेंडेंसी कितनी तरह की होती है। तो टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो ये 2 तरह की होती हैं। पहला टाइप है हमारे पास, एक होती है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और एक होती है नॉन ट्रिवियल, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस होता है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में? तो जैसे अभी बताया कि यहाँ पे नेगेटिव वे में ही काम होता है, कि ट्रिवियल का मतलब है आपको कोई भी नई चीज़ नहीं मिलने वाली, ठीक है, और नॉन ट्रिवियल में नई चीज़ मिलेगी,
ठीक है, तो यानी इसमें कभी भी आपके पास नई चीज़ नहीं मिलती, यानी राइट साइड में वही चीज़ होगी जो लेफ्ट साइड में है, उसमें से ही कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में लिख दें समझने के लिए कि नो न्यू रिजल्ट या एट्रीब्यूट, ठीक है, कोई नया एट्रीब्यूट नहीं मिलेगा। तो समझते हैं इसका मतलब है क्या ट्रिवल का। ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, अगर मान लिया हमारे पास x2 y हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इफ़ x2y इज़ ए फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड y इज़ ए सबसेट ऑफ x, यानी y की सारी वैल्यू x के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब है x2y एक ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, देन x2y इज ए ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा कि AB टू A, ठीक है, या हमने लिखा AB टू B, या हमने लिखा AB टू AB, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रिवल वाली। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि आपके पास A और B की वैल्यू है और आपको रिजल्ट क्या मिला, A की वैल्यू, तो क्या मिल गया आपको, कुछ नई चीज़ तो मिली नहीं भाई, A और B तो आपके पास पहले से ही थी। इसका कहने का मतलब ये है केवल कि अगर आपके पास A और B हैं तो आप A की वैल्यू भी बता सकते हो, B की वैल्यू भी बता सकते हो। ठीक है, तो वो तो बता ही सकते हैं, दोनों की भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंट। इसमें राइट साइड में जो एट्रीब्यूट होंगे वे सारे के सारे लेफ्ट साइड में भी होंगे। ठीक है, यानी अगर हम देसी भाषा में बात करें तो ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ राइट साइड, ठीक है, मस्ट बी अवेलेबल, ऑल्सो अवेलेबल इन राइट लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ऐसी डिपेंडेंसी देन फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कॉल्ड ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, अदरवाइज जहाँ पे कुछ भी एक भी एट्रीब्यूट अलग आ जाए जो लेफ्ट साइड में नहीं है वो नॉन ट्रिवल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम 1 न्यू एट्रीब्यूट आपके पास होता ही है इन राइट साइड। लिखो इसको, नॉन ट्रिवल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास हमने लिखा AB टू C लिख दिया, या AB टू हमने लिख दिया यहाँ पे ABC। ठीक है, कुछ भी मान लिया आपके पास कोई भी एक भी एट्रीब्यूट आपके पास नया मिल गया जो लेफ्ट साइड में नहीं है, तो वो डिपेंडेंसी नॉन ट्रिवल कहलाती है। इफ़ मिनिमम 1 एट्रीब्यूट ऑफ राइट साइड सच दैट we are available in right side, available in right side, which is not available in left side.
functional dependency, then it is called non-trivial functional dependency। ठीक है भाई, ये नॉन ट्रिवियल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास डिपेंडेंसीज काम करती हैं। अब देखो, आपसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि ये हमारे पास डिपेंडेंसी होगी या नहीं होगी। जैसे मान लिया आपके पास कुछ कॉलम है A B C D E, इनमें कुछ वैल्यू लिखी हुई है। मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है A, यहाँ पे लिखा हुआ 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा हुआ 2A 3 4 5। ठीक है, इधर यहाँ पे लिख दिया हमने A 2 3 6 5। ठीक है, और यहाँ पे मान लिया A 2 3 6 6, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें मान लिया ये एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, इसके अंदर A B C D E ये एट्रीब्यूट है। अब इन एट्रीब्यूट में आपसे पूछ लिया गया कि आप बताइए भाई, क्या हम C से D निकाल सकते हैं? C से D निकाल सकते हैं? डिपेंडेंसी होगी या नहीं, बताओ। नहीं होगी। डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है ना। सी में अगर आपसे 3 कहा गया तो यहाँ पे 3 से 4 मिल रहा है, यहाँ पे 3 से 6 मिल रहा, तो नहीं होगी। क्या सी से हम ई निकाल सकते हैं? ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो 5 मिल रहा, किसी ने 6 दे दिया, यहाँ पे 6 मिल गया, तो ये भी नहीं होगी। क्या हम ए से बी निकाल सकते हैं? अगर ए की वैल्यू दें हम, तो क्या आप बी की यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं उसमें? देखो, यहाँ पे ए से 2 मिल रहा, यहाँ पे भी ए से 2, यहाँ पे भी ए से। तो हमें मेनली यही देखना, अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही तो उसके सामने वाली भी रिपीट हो रही या नहीं। तो रिपीट हो रही तो सही है। क्या आप ए से सी निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे भी 3 ही मिलेगा हमेशा ए से, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही वैल्यू से निकाल लें। कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिक चीज़ें एक एट्रीब्यूट से नहीं निकाली जाती, तो हम 2 या 2 से ज़्यादा के कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। तो जैसे आपसे कह दिया कि डी और ई के कॉम्बिनेशन से क्या आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं यूनिक। तो देखो, अब डी ई कहा तो डी ई का मतलब आपके पास ये 45 हो गया। ठीक है, अब ये 4 और 5 अलग अलग ना समझ के इसको 45 की तरह पढ़ लो आप। ये 4 5 है, ये 6 5 है, ये 6 6 है। तो रिपीट ये 2 वैल्यू हो रही, तो ये जो 2 रिपीट हो रही, तो इसके सामने भी रिपीट हो रही, क्या हो रही है? 3 3 ही आ रही। जो अलग है उनका तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो होंगी यूनिक ही। तो ये हमारे पास ये भी हो जाएगी। ऐसे ही आपसे कहा कि आप बी सी से क्या ए की वैल्यू निकाल सकते हो, तो बी सी पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये 2 3 2 3 और 2 3 ये रिपीट हो रहे, तो इनसे हमेशा ए मिल रहा आपको इधर। ठीक है, तो ये भी सही है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी होगी। तो इस तरह से हम डिपेंडेंसी को चेक करते हैं किसी भी रिलेशन में। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। सर ये लास्ट के 2 बताना। लास्ट के 2 देखो बेटा, डी और ई। तो डी और ई मतलब इन 2 कॉलम को कंबाइन करके वैल्यू देखनी है आपको। ठीक है, तो कंबाइन करा जैसे 4 और 5, इसको मतलब आप समझ लो 45 लिखा हुआ है।
यहाँ पे 4 5 ये 45 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है, 66 लिखा हुआ। तो रिपीट इन दोनों में हो रही, तो इन दोनों में अगर यहाँ रिपीट हो रही इनको ही देखना, बाकी तो यूनिक है ही। तो 45 पे भी 3 मिल रहा, 45 पे भी यहाँ भी 3 मिल रहा, तो सेम वैल्यू मिल रही है सी में। तो उसका मतलब क्या हो गया, सही है। अब देखो, जब भी हम फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालेंगे तो हमें कुछ रूल भी अगर हम ध्यान देंगे तो और भी जल्दी हम निकाल सकते हैं। अगर हम x टू y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो इफ़ ऑल द वैल्यूज ऑफ x आर डिफरेंट, ठीक है, तो देन x to y is always a functional dependency। अगर हमारे पास x to y दी हुई है तो x की अगर सारी वैल्यू डिफरेंट है तो y में आप कुछ भी लिखो आपको हमेशा यूनिक वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है, यूनिक रिजल्ट ही मिलेगा। मतलब कोई भी दो बच्चे डिफरेंट आंसर नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि x तो एक ही रहेगा तो वो तो सब एक ही के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास x जो है ये डिफरेंट है, 1 2 3 4, y हमारे पास कुछ भी हो, a b a c a कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा फंक्शनल डिपेंडेंसी रहेगी, ठीक है। दूसरा रूल ये है, इफ़ ऑल द वैल्यूज़ of y are same then x to y is always a functional dependence, ठीक है। अगर हमारे पास x और y दे रखा है, यहाँ पे हमने 1 1 1 लिख दिया, यहाँ पे आप a b a c कुछ भी लिखो, ये हमेशा सेम ही रिजल्ट देंगे, डिफरेंट रिजल्ट दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमेशा एक ही रिजल्ट देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह की कंडीशन अगर आ रही है, लेफ़्ट साइड में या तो सारे यूनिक हो या राइट साइड वाले सारे सेम हो, तो वो हमेशा फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। लिखो इसको। देखो भाई, फंक्शनल डिपेंडेंसी के कुछ और रूल भी दिए हुए हैं, कुछ एक्सोमी भी हैं, और वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी हुई हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं ना जैसे, तो ऐसे आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सोमी, ठीक है, ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या क्या एक्सोमी है ये, ठीक है। पहली है रिफ्लेक्सिविटी।
इन्होंने 3 एक्सोमी दी हैं। रिफ्लेक्सिविटी, एक्सोमी का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा ट्रू है उनको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, जैसे रिलेशन में हम यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी बेसिकली ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिनोट करती है। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी एक्सोमी ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी को ये कहती है कि अगर हमारे पास x2y कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा होगी अगर हमारे पास इफ़, या हम ऐसे ही लिख लेते हैं शुरू में, इन्होंने क्या कहा, इफ़ y इज़ ए सबसेट, ठीक है, y इज ए सबसेट ऑफ x, देन x2y इज ऑलवेज ए फंक्शनल डिपेंडेंसी। भाई अगर हमारे पास जो राइट साइड में है वे सारी वैल्यू लेफ़्ट साइड में है तो हमें पहले से ही पता उनकी वैल्यू, ठीक है, तो हमें कोई ये तो है ही नहीं कि नई चीज़ निकालनी, हमें तो पता ही है वैल्यू, तो हम फाइंड तो है ही हमारे पास वो, तो उसमें कोई बात ही नहीं, तो वो हमेशा फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। और इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी को ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। दूसरा रूल है हमारे पास ऑग्यूमेंटेशन एक्सोमी, एक्सोमी ऑफ ऑग्यूमेंटेशन। ऑग्यूमेंटेशन एक्सोमी का मतलब होता है कुछ ऐड कर देना, ऑग्यूमेंटेशन का मतलब ऐड से। अगर मान लिया x2y हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इज़ ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, देन अगर सेम चीज़ दोनों साइड ऐड कर दी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, यानी x की साथ भी अगर आपने z लगा दिया और y की साथ भी z लगा दिया तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, विल ऑल्सो ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑग्यूमेंटेशन एक्सोमी, ठीक है, दोनों तरफ सेम ही चीज़ ऐड कर दो, गुना कर दो, भाग कर दो, जैसे मैथ में होती है ऐसे ही यहाँ पर। तीसरी है हमारे पास ट्रांजिटिविटी की एक्सोमी है, ट्रांजिटिविटी। इसमें क्या होता है, इफ़ x2y एंड y2z इज़ ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो देन x2z ऑल्सो ए फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर x2y है y2z है तो x2z भी होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये 3 आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सोमी कहलाती है यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी की, ठीक है। तो जब भी हम की वगैरह यूज़ करेंगे, निकालेंगे, तो आपको इन चीज़ों का की निकाल रहे, क्लोजर सेट निकाल रहे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई, अब इसके अलावा हमारे पास कुछ रूल और हैं, ठीक है, उनको भी हम पढ़ लेते हैं, जिनको हम सेकेंडरी रूल बोलते हैं ऑफ एफडी। क्या क्या है, पहला रूल है यूनियन का। यूनियन का रूल क्या कहलाता है, अगर x2y हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, और हमारे पास x2z भी है, यानी आप x से y भी फाइंड कर सकते हैं, x से z भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आर फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो देन आप x से दोनों चीज़ फाइंड कर सकते हो, आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साथ लिख दो, x2yz is also a functional dependency,
तो ये यूनियन रूल कहलाता है। भाई कंबाइन कर दिया, यूनियन कर दिया दोनों को, एक्स से वाई भी निकाल रहे, एक्स से जेड भी निकाल रहे, तो मतलब एक्स से वाई जेड दोनों निकाल रहे हो आप। दूसरा है हमारे पास कंपोजिशन रूल। कंपोजिशन रूल क्या कहलाता है कि अगर आप x से y फाइंड कर देते हो, ठीक है, और मान लिया आपके पास एंड मान लिया a से आप b भी फाइंड कर रहे हो, आर फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये दोनों, तो इन दोनों को कंबाइन कर लो आप, ए एक्स लिख लो इधर, लेफ्ट लेफ्ट वाले एक साथ लिख लो और राइट राइट वाले बी वाई लिख लो, आर इज ऑल्सो ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो कंपोजिशन लेफ्ट लेफ्ट वाले कंबाइन कर दिए, राइट राइट वाले कंबाइन कर दिए, इसको कंपोजिशन बोलते हैं। ऐसे ही कंपोजिशन कंबाइन करना है, यूनियन कंबाइन करना है, ऐसे ही होता है डीकम्पोजिशन, वो डिवाइड करना होता है। तीसरा रूल है डीकम्पोजिशन का, ठीक है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि अगर हम x से y और z निकाल रहे हैं, ये वाला इसका उल्टा है मतलब वो, तो इसका मतलब क्या है, इफ़ x2 yz दिया हुआ है तो देन इज ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, देन x2y and x2z are also फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। फोर्थ रूल होता है हमारे पास सूडो ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी खाली ट्रांजिटिविटी एक्सोमी है, सूडो ट्रांजिटिविटी जो होती है ये हमारे पास सेकेंडरी रूल में आती है, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास कि अगर हम x से कोई y फाइंड कर रहे हैं, इफ़ x से हम y को फाइंड कर रहे हैं और y के साथ कुछ लगा के, ठीक है, मान लिया y के साथ हमने z लगा दिया, z लगा के हमने w को फाइंड कर लिया, ठीक है, r फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो देन इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, x के साथ भी अगर हम ये z लगा दें तो भी हमारे पास w फाइंड हो जाएगा। x से y निकल रहा तो एक तरह से हम समझ सकते हैं ये सेम ही है, अब y के साथ z लगा दिया तो w, तो x के साथ भी z लगा के w निकाल लोगे, तो x to z ऑल्सो w जो है ऑल्सो ए फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसको सूडो ट्रांजिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये 4 सेकेंडरी रूल हैं, 3 एक्सोमी हैं हमारे पास और 2 रूल और बताए थे आपको स्टार्टिंग वाले, ठीक है। लेफ़्ट साइड के हमारे सारे डिफरेंट या राइट साइड के सारे सेम, नोट कर लो। लिख लिया भाई बच्चा, लिख लिया जल्दी से। चलो देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक ये लिखा डीकम्पोजिशन में कि अगर हम x से y z फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम x से y भी निकाल सकते हैं और x से हम z भी निकाल सकते हैं, यानी राइट वाली चीज़ों को हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि x y से हम z फाइंड कर सकते हैं तो क्या हम x से z निकाल सकते हैं और y से z निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास गलत है, ऐसे नहीं कर सकते।
हम राइट वाली चीज़ को ही डिकम्पोज कर सकते हैं, लेफ़्ट वाली चीज़ डिकम्पोज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि ये दोनों होंगे हमारे पास, तभी हम z को फाइंड कर सकते हैं, किसी अकेले से नहीं किया जा सकता। ये अकेला इन दोनों को निकाल सकता है, तो मतलब इसको भी फाइंड कर सकता है, इसको भी फाइंड कर सकता है, इसको कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास डिकम्पोजिशन है वो ओनली राइट साइड पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। कैन अप्लाई ओनली राइट साइड, ठीक है। यानी वी कैन नॉट डिकम्पोज लेफ्ट साइड एट्रीब्यूट, यानी डिटर्मिनेट को आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको नोट कर लो, बाकी हम कल पढ़ेंगे।